गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी? वेरी गुड आफ्टरनून। दस बजे आपकी पहली स्पेशल क्लास हुई थी, जिनकी मिस हो गई वो जो है रोज सुबह उठ के ऐप खोलते नहीं है, जो मेरी प्रोफाइल को चेक नहीं करते, उन्हीं सबकी क्लास मिस हुई है। ठीक है ना? और ऐसे मिस करोगे तो फिर कैसे तुम्हारा सपना पूरा होगा सिलेक्शन का? क्लियर? यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करने के बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर या अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद सेलेक्ट योर गोल में जाना पड़ता है और आपका गोल है यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी। उसके बाद बहुत सारी आप फ्री डेमो क्लासेस देख सकते हो। अनअकैडमी पे आने के क्या क्या एडवांटेज है? अनअकैडमी में दो तरह की क्लासें होती हैं और इस चीज को आप ध्यान से सुनना। इसी चीज को आप ध्यान में नहीं सुनते और उसके बाद क्या करते हो, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी क्या करते हो, प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हो। तो प्लीज बिना किसी बायसनेस के इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है? ये केवल स्लाइड रीडिंग नहीं है। अनअकैडमी पे दो तरह की क्लासेस होती है, सिंपल सी चीज समझो। एक होती है आपकी स्पेशल क्लास। अभी आप जिस क्लास में बैठे हो ये स्पेशल क्लास है। ठीक है ना? स्पेशल क्लास जो होती है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी इस पे कोई भी आपको जो है फीस नहीं देनी पड़ती है। और एक तरह की ये डेमो क्लासेस होती है। अर्थात आप समझ सको अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म कैसे रन करता है, कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है, और आप अपना क्या कर सको, टीचर को डिसाइड कर सको कि किससे पढ़ना है। ठीक है? क्लियर? फिर उसके बाद जो दूसरी क्लासेस होती है वो होती है अनअकैडमी प्लस की, और इन क्लासों के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और इस सब्सक्रिप्शन कोई लाखों का, हजारों का, 60-70 हजार का नहीं है। ये आपके जो क्लास 10 और क्लास 12 हाई स्कूल और इंटर की फीस से भी कम है। यहाँ प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई होती है। स्पेशल क्लास 200 से ज्यादा टीचर लेते हैं, लेकिन प्लस क्लास केवल 50 टीचर ही लेते हैं। और वह प्लस वाले टीचर कभी कभी कुछ स्पेशल क्लास लेने भी आ जाते हैं, जैसे कि अभी मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है? अब आप खुद ही सोच लो कि आपको प्लस की कैटेगरी में एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है, जहाँ पे 100% सिलेबस की गारंटी होती है पूरा करने की। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी आपकी क्या कराती है, तैयारी कराई जाती है। प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रॉपर आपकी टेस्ट सीरीज चलती है, प्रीलिम्स की, मेंस की, आप इंटरव्यू के मॉक सेशन चलते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है। कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना है कि जो ये स्पेशल क्लास जो केवल डेमो क्लासेस है उसमें आना है। बहुत बच्चे दुर्भाग्यपूर्ण एक एक दो दो महीने से स्पेशल क्लास में रह के यह सोच रहे हैं कि उनका सिलेबस पूरा हो जा रहा है। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि प्लस का जो है टीचर वो स्पेशल क्लास लेने भी तो आ रहा है, तो हम वहां से पूरा ना कर ले, हम क्यों पैसे दें? भैया स्पेशल क्लास जो है वो, उसमें 15 से 20 मिनट तो हमें आपको बैच का एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। समझ में आया? स्पेशल क्लास हम नहीं ले सकते। मैं प्लस में 90 घंटे पढ़ाता हूँ एक महीने में। आप खुद सोचो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 90 घंटे कितना पढ़ाता हूँ एक महीने में प्लस में, और स्पेशल क्लास में मात्र 10 या 11 घंटे। अब आप सोचो 1:9 का अनुपात है ये। अब आप ये बताओ, जो प्लस में मेरी क्लास देखेगा और जो मेरे से प्लस में पढ़ेगा, उसका सिलेबस जल्दी पूरा होगा या 10 क्लास वाले का पूरा होगा? ये बात समझो। अगर आपने सारे टीचरों की भी स्पेशल क्लास देखनी शुरू कर दी, उसके नोट्स बनाने भी शुरू कर दिए, तो हार्डली टू हार्डली आपका 10% सिलेबस ही पूरा हो पाएगा। और आप सोचो, क्या एक दिन में आप जो है 200 टीचर है स्पेशल क्लास के, ठीक है, क्या आप उनकी क्लासेस देख सकते हो? एक दिन में 600-600, 700-700 क्लासेस होती हैं। कुछ सूरवान लोग जो है इतनी क्लासें भी देखते हैं और सोचते हैं हमारी क्या है, लीडर बोर्ड में फर्स्ट रैंकिंग आ रही है। अरे भैया, लीडर बोर्ड में फर्स्ट रैंकिंग लानी है कि यूपी पीसीएस में फर्स्ट रैंकिंग लानी है? सोचो, इस चीज पे विचार करो कि अगर आप एक दिन में 12-12, 13-13 घंटे केवल क्लास करोगे अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस पूरा कर रहे हैं, तो क्या वो सिलेबस पूरा है? आप खुद सोचो। कौन सा ऐसा इंसान है जो एक घंटे में 16 घंटे लैपटॉप पे या मोबाइल पे देख सकता है? क्या मेरी बात समझ में आई? इसीलिए आप समझो, और वो भी फिर 10% पूरा हो, तो उससे अच्छा कम क्लासे करो, कम से कम प्लस में आके 100% तो करा जाओ अपना। 50 से ज्यादा टीचर है प्लस में। समझ में आया? क्लियर? और जो क्या है, आपको पूरी अच्छी तरीके से जो भी आपका हो, चाहे यूपी पीसीएस वाले हो, चाहे आरओ वाले हो, चाहे ट्रिपल एससी वाले हो, जो भी आपका सेगमेंट है, सारे सेगमेंट के क्या कर रहे हैं, टीचर अवेलेबल है। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? तो आज आप डिसाइड करना कि आपका स्पेशल क्लास में रहना एक एक दो दो महीने तक जायज है। जब आप पूरे साल भर भी रह गए
तो भी हार्डली 10% ही कर पाओगे, और यहाँ पे केवल 4 से 5 महीने में 100% करके जाओगे। इस पे विचार करना। और दूसरी बार अनअकैडमी पे हम लोगों ने हाईएस्ट 4 रैंक तक पहुंच गया हमारा बच्चा, 4th रैंक, हिंदी माध्यम का बच्चा था। ठीक है, हमने बहुत सारे उप जिलाधिकारी और बहुत सारे डीवाईएसपी प्रोड्यूस कर दिए हैं। उसके नीचे की रैंक तो बहुत सारी है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे कि बीडीओ हो गया, वर्क ऑफिसर हो गए, सीटीओ हो गए, ये बहुत सारे बच्चे हो गए। क्या आपको पता है ये सारे बच्चे प्लस के प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते थे? समझो। तो प्लीज स्पेशल स्पेशल खेलना बंद करो, ये आपको घातक दे सकता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में, आप समझ रहे हो, इनफैक्ट ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है जब हम आपको इतना सारा पढ़ा रहे हैं ना, और उसकी फीस से आप डिवाइड करके देख लेना। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? बहुत ही कम लोग आपको ऐसे समझाते होंगे कि आप सोच रहे हो कि हमारा स्पेशल क्लास हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ ऑफिशियली। ठीक है, तो कोशिश करना कि जब आपको इस प्लेटफॉर्म को चलाना आ जाए, जब आप अपना टीचर ढूंढ लो, तो उसके बाद जो है आप प्लस में आए, अनिवार्य रूप से आए अगर आपको तैयारी करनी है। प्लस में आने के लिए आपको जो भी टीचर आपका फेवरेट हो, जो भी टीचर आपको समझ में आता हो, या जो भी टीचर की बातों पे आपको भरोसा हो, आप उसका रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हो। क्लास आप किसी की भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेफरल कोड का क्लास से कोई मतलब नहीं है। रेफरल कोड का मतलब है कि आपने अपना मेंटर किसे बनाया। 50 से ज्यादा टीचर हैं प्लस में, आपकी मर्जी, आप जिसको भी मेंटर बनाए, और वही आपका डायरेक्ट मेंटर रहेगा, यानी वही आपको सारी स्ट्रेटेजी बताएगा। क्लास आप किसी की भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरे को अपना मेंटर बनाना है तो MKS लाइव रेफरल कोड, मेरे को मेंटर क्यों बनाना है, केवल 2 स्लाइड वाइड आपको सबूत दिख जाएगा कि मेरे को क्यों मेंटर बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, प्लस में आपका कोई भी क्लास छूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई भी क्लास छूटेगी तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हो, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन टाइम वैलिड है। आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है प्लस में बेस्ट एजुकेटर और बेस्ट इन्फ्लुएंसर से पढ़ने की। भारत के सबसे टॉप एजुकेटर इस समय प्लस के कैटेगरी में है, जो अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं आप लोगों को। आपके पास एक्सेस रहता है सारे कोर्सेज को करने का, किसी के लिए अलग से रेफरल कोड नहीं अप्लाई करना पड़ता। जब तक आपका टाइम पीरियड है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो इंटरव्यू का हो, वो सारी आप क्लासेस क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। स्ट्रक्चर पीडागोगी होती है, इसका मतलब समय के संग आपका सिलेबस खत्म होता है। कल 24 तारीख है बच्चों, कल 24 तारीख को यूपी पीसीएस का एग्जाम है। 26 तारीख को मैं क्लास लगाऊंगा कि मेरी क्लास से कितने क्वेश्चन आए 150 में से। सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी, अपनी आंखों से देखने आ जाना अगर आप सही में क्वालिटी एजुकेशन को समझना चाहते हो। ठीक है, और अगर 130 प्लस क्वेश्चन आते हैं तो फिर मत बोलना कि सर हम आपसे पढ़ने आए कि नहीं आए। मैं खुद अपना सबूत देने आऊंगा। 24 तारीख को कल पेपर है, मुझे नहीं पता पेपर में क्या आना है, लेकिन मुझे इतना पता है 26 तारीख को जो मैं क्लास लेके आऊंगा, और वो भी स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, जिससे आप जितने भी लोग सरलता से पढ़ना चाह रहे हो, आप जितने भी लोग वन लाइनर पढ़ना चाह रहे हो, आप जितने भी लोग MCQ पे ताली बजाते हो, आपको पता चल जाएगा कि क्या हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर भी रहे थे या नहीं कर रहे थे। ये देखने जरूर आ जाना। ठीक है, क्लियर? उसके बाद फाइनल सिलेक्शन देखने भी आ जाना कि अभी तक कितने सिलेक्शन हुए हैं, कितने सिलेक्शन नहीं हुए हैं। मैं तो कहता हूं मुझको क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, यूट्यूब पे क्रॉस चेक कर लो, कोरा पे चेक कर लो, कहीं पे भी क्या करो, आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, अमित कह रहे हैं मैं पढ़ना चाहता हूँ। अमित कितने दिन हो गए तुम्हें सब्सक्रिप्शन लिए हुए, आज तुम्हें हमारी याद आ रही है, बहुत बढ़िया। अब तक क्या कर रहे थे भाई? यही तो दिक्कत है आप लोगों के संग। इवेंट्स लाइक, अब 24 तारीख को जब पेपर होगा ना, बहुतों की आंखें खुलेंगी। बहुत लोग जो इजी जोन में चल रहे थे वन लाइनर और MCQ में, अचानक जब उनको धक्का पड़ेगा 24 तारीख को, तो वो उनको याद आएगी MKS की। कहाँ है MKS? ठीक है, और MKS ने पूरे साल पढ़ाया और आपने MKS को क्या करा, हाईली नेग्लेक्ट करा। क्यों? क्योंकि वो रियल पढ़ा रहा है कॉन्सेप्ट, उसकी क्लासों को आपने बोल दिया कि वो टफ क्लासेस है, वो हाई फाई पढ़ाते हैं। भैया हाई फाई पढ़ाते हैं तो ही सिलेक्शन करवाते हैं, और एकमात्र एजुकेटर है जिसने अभी तक यहाँ पे सिलेक्शन दिया है। समझ में आया? एकमात्र एजुकेटर जिसने 36 से ज्यादा बच्चे दे दिए हैं इन 3 सालों में, जिसमें 17 प्रॉपर उप जिलाधिकारी और DYSP है, वो है MKS। तो उसकी MKS की क्लास में आने के लिए आपको प्रॉपर यूपी पीसीएस की तैयारी करनी पड़ेगी। वन लाइनर में ताली नहीं बजवाऊंगा और MCQ नहीं करवाऊंगा। समझ में आया? आप साल भर वहां पढ़ना चाहते हो और फिर लास्ट में कहते हो कि सर हमारा
हमें भी करवा दो, हमें भी करवा दो। भाई जैसे आप बीज बोओगे पेड़ भी तो वही होगा। तो 24 तारीख कल ही है, कल पता चल जाएगा किस किस के पेड़ कैसे कैसे खिल रहे हैं। और हमारे बच्चों को कोई पीट के दिखाए कोई क्वेश्चन, ठोक के बोलता हूँ, रिकॉर्ड कर लो इसको, कल पेपर है, ठीक है ना। अनलिमिटेड क्यूज होते हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है प्लस में, स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में मिलता है, आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो, आप उसको स्टोर कर सकते हो। और मल्टीपल डाउट सेशन होते हैं, हर चौथी क्लास डाउट सेशन होते हैं, जिससे आप पीछे की चीजें सारी समझ जाए। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों प्लस में आओ। लर्नर्स क्या बोलते हैं आप देख लो, ये आपके लर्नर्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर बने थे स्वप्निल, इनका इंटरव्यू भी हमने लिया था। और ये जो है अनअकैडमी को जो है श्रेय देना चाह रहे हैं, और खासकर रोमन सर को देना चाह रहे हैं। ये है मनोज कुमार झा, ये इम्पोर्टेंट जो है इनका श्रेय ये देना चाह रहे हैं, जो इनका इंटरव्यू कराया गया था और उसमें यूपी पीसीएस के एक्स चेयरमैन आए थे, ये सीटीओ बने 2018 में। ये आपके जो है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर शेखर, ये जो है अनअकैडमी पोर्टल को करंट अफेयर के लिए श्रेय देना चाह रहे हैं। और ये है आलोक कुमार पंकज, जो मुकेश कुमार सिंह को श्रेय देना चाह रहा है, और मैं ही मुकेश कुमार सिंह हूं जो आपके सामने बैठा हूं। समझ में आया। और उसके बाद भी आप पूछते हो कि मुकेश कुमार सिंह से पढ़ना चाहिए ही नहीं चाहिए, और उसके बाद भी आप पूछते हो कि यूपी पीसीएस में कोई टीचर है जो प्रॉपर यूपी पीसीएस की तैयारी कराए हमको। ठीक है, आप खुद देख लो बच्चा क्या बोल रहा है। आई हैव ज्वाइंड एन अकेडमी प्लस कोर्स एंड फॉलोड मुकेश कुमार सिंह सर क्लासेस। ठीक है, और ये मैं अपने आप छाप के नहीं लाया हूँ, ये सारे एजुकेटर क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे अपनी अपनी स्पेशल क्लास में। वो बात अलग है, फटाफट इस स्लाइड को ऐसे ऐसे आगे भगा भगा देते होंगे, लेकिन दिखाते सब है। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे तो मेरा नाम एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। ठीक है, और फिर देखो उसने क्या लिखा है, स्पेशली फॉर यूपी पीसीएस मेंस कोर्स। यूपी पीसीएस मेंस जीएस 1 भी पढ़ाया है, 2 भी पढ़ाया है, 3 भी पढ़ाया है, 4 भी पढ़ाया है। सारी चीजें अपने आप पढ़ाता हूँ, जैसे प्रीलिम्स में सातों सातों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। He connect with the student and always solve issue related. I am grateful to have a such an awesome teacher like him. He is not only a teacher but a philosopher as well. बच्चा है, बच्चा अपनी भाषा में लिख रहा है। वैसे तो मैंने अपने आपको टीचर मानता हूँ, फिलोसफर तो बहुत दूर की बात है। मैं क्या हूँ, एक समान इंसान हूँ। बस मुझे इतना पता है कि 3 साल में जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन दिया है, उस तरीके से आगे और भी क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। समझ में आ रहा है आप बच्चों को। और उसमें बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे थे। पिछली साल भी, यानी इससे पहले भी जो अनअकैडमी पे सिलेक्शन हुआ है, वो केवल और केवल मेरे ही बच्चे का हुआ है। अब आप देख लो मेरी क्लास का लेवल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हम अपनी क्लास करने आ रहे हैं। स्लाइड में लिखा हुआ है एमकेएस लाइव, क्या पढ़ाता हूँ मैंने सारा बता दिया। पूरा प्रीलिम्स पढ़ाता हूँ, प्रीलिम्स के सातों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, क्लियर। अमित बोले सर न्यू बैच स्टार्ट होगा या ओल्ड बैच लेना पड़ेगा। अमित भाई, पुराने बच्चे हो, तुम्हें सब कुछ पता है। ठीक है ना, क्लियर। कि मेरे जो है भाई, नया बैच की बात करें तो परसों से ही नया बैच दोबारा स्टार्ट आ रहा है। ये साइकिल है, ठीक है। और उस साइकिल को समझने के लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा, और वो तुम फॉलो करना चाहते नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए मैं भी तुम्हें एंटरटेन करना चाहता नहीं हूँ। जब मैं चिल्ला रहा था, मैं रो रहा था, तब तुमने नहीं सुनी। अब तुम चिल्लाओगे तो मैं नहीं सुनूंगा, सिंपल सी बात। अगर आप सही में नए बच्चे होते तो मैं आपको पूरी गाइडेंस देता, पूरा वो देता। आप पुराने बच्चे हो, आपने जानबूझ के क्या करा है, अपना गड्ढा खोदा है। 24 तारीख को थोड़ा उसमें डुबकी लगाओ, फिर उसके बाद बात करेंगे कि आपको मेरे से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। समझ में आया, क्लियर। भैया ये पुराना बच्चा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको। कोई नया बच्चा होता तो उसको नहीं बोलता, आप बोलोगे कैसा इगोइस्टिक टीचर है। इगोइस्टिक टीचर नहीं हूँ। पुराने बच्चों को जब सब कुछ पता है, उसके बाद भी वो ऐसा घटिया क्वेश्चन पूछते हैं कि नया बैच कब से स्टार्ट होगा। इन सबको पता है कि क्या प्रोफाइल होती है, किस प्रोफाइल में से कैसे देखते हैं। इनको सब कुछ पता है कि मुकेश कुमार सिंह के सारा जो है प्रीलिम्स पढ़ाएगा, सारा कोर्स एक के बाद एक हो जाएगा। जिस क्लास में आ रहे हैं वही नई क्लास है। अगर वो क्लास नहीं तो 3-4 दिन बाद फिर से नया आ जाएगा। छोटे छोटे बैच करके मैं अकेले सारा कर देता हूँ। सब कुछ पता है इनको। लेकिन क्या था, इन्होंने हमारी क्लास कोई करी नहीं थी। ठीक है, करी हुई होती तो ऐसी सवाल आते नहीं। तो भैया आपने जहां क्लास करी है, आप वहीं से सिलेक्शन लेके और एंजॉय करें अपनी जिंदगी को। ठीक है, केवल सिंसियर बच्चे मेरी क्लास में अलाउड है, अनसिंसियर्ड बच्चे मेरी क्लास में अलाउड नहीं है। चाहे वो फिर बच्चा कोई भी हो, चाहे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, चाहे कुछ हो। ठीक है, ये एमकेएस की क्लास है। ठीक है, यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का जो है फेमस
जिला है, जिला क्या बिल्कुल कमिश्नरी है, ठीक है। वहां के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने अपने बच्चे को भेजा था, ठीक है, पढ़ने के लिए। वो बच्चा 2 दिन तक मुझे लगा नहीं पढ़ना है, उसके बाद मैंने कहा तुझे नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो फोन करते करते थक गए, मैंने आज तक उनके बच्चे को नहीं पढ़ाया। समझ में आया? क्लियर? अब आप खुद समझ लो, लोगों के फोन से हाथ कांप जाता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब उधर से बोलेंगे। समझ में आया? ऐसे उनका पीए फोन करता था, हाँ सर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी रेस्पेक्ट है, आपके खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपका बच्चा पढ़ने वाला ही नहीं तो उसे क्यों पढ़ाया जाए क्लास में? सिंपल सी बात, रिजल्ट देगा नहीं वो, सिंपल सी बात, ये बात मैंने आपको बताई भी होगी। फिर उसके बाद उन्होंने योगेश को फोन करा कि भैया तुम्हारे ये क्या क्या है, वो टीचर है एसडीएम पीलीभीत को, कि आप बात करो वो क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप बात करो, हम अलग से कॉस्ट बियर करेंगे, आप ये करो। आप सोचो उस इंसान को केवल मैं इंसान मिला उत्तर प्रदेश में कि वो ये मेरे बच्चों को पढ़ाए किसी ना किसी तरीके से, ऑफलाइन ऑनलाइन। मैंने कहा भैया अन अकेडमी के सिवाय कहीं और पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, और अन अकेडमी मुझे इजाजत देती नहीं है इस तरीके के काम करने की, तो भैया जब तक हम अन अकेडमी पे हम तो नहीं पढ़ाएंगे, साफ सी बात है। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है क्लास में। और वो देख लो उसके बाद 2 बैच निकल गए और 2 बैच में लगातार सिलेक्शन दिया है, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं दिया, लगातार सिलेक्शन दिया और इस साल भी सिलेक्शन देंगे। देखो सुबह 10 बजे की क्लास में मैंने विंड सिस्टम आपको पढ़ा रहा था, तो जिन्होंने पहली वाली क्लास नहीं करी उसको ये वाली क्लास समझ में नहीं आएगी, तो कृपया करके वो बच्ची क्या करे, क्लास से दूर हो जाए। अगर नए बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई पुराना बच्चा पहली क्लास मिस करा हुआ और अचानक इस क्लास में आया तो उसे समझ में नहीं आएगा, तो पहले वो वाली क्लास करे और फिर इसका रिकॉर्डेड वर्जन देखना, सिंपल सी बात, ठीक। चलो अब हम समझते हैं विंड सिस्टम को। विंड में मैंने क्या बताया था, एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे ऐसे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या कहलाता है, विंड कहलाता है, यही बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में आपके जो विंड का पैटर्न बनना है उसके 2 कारण है। एक है सूरज भगवान, सूरज भगवान अपने क्या है प्रकाश से हीट जो छोड़ते हैं उससे कहीं हाई प्रेशर कहीं लो प्रेशर बनता है, और ये नियम है कि हवा हमेशा विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहेगी, पहली बात। और दूसरा नियम मैंने सिखाया था कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे रोटेशन कर रही है और उस रोटेशन से क्या है आपका एक फेरल फोर्स के अंदर कोरियोलिस फोर्स पैदा हो रहा है, और वह कोरियोलिस फोर्स हवा को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सीधे हाथ पे कोरियोलिस सी से होता है, ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट वर्ड दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। ये सब हमने विथ डायग्राम और विथ क्या करा था, क्या करके बना बना के सीखा था। अब उसके जस्ट आगे का हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं क्योंकि आप अननेसेसरी कमेंट करोगे और फिर क्या होगा, क्लास बीच में इंटरप्ट होती है। फिर जब सब पढ़ा दूंगा तो फिर एक बार कमेंट खोलूंगा और सारे क्वेश्चन आपके एड्रेस किए जाएंगे। विंड का अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, तो उसमें पहला होता है प्राइमरी विंड, प्राथमिक विंड, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको प्री वेलिंग विंड के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं पे इसको प्लेनेटरी विंड्स के नाम से भी जानते हैं, सब एक ही नाम है इसके, ठीक। तो पहला पोर्शन हो गया प्राइमरी विंड। दूसरा पोर्शन होता है सेकेंडरी विंड। सेकेंडरी विंड मतलब द्वितीयक, और सेकेंडरी विंड के अंदर जो है आपकी एक आती है सीजनल विंड,
और दूसरी होती है आपकी पीरियोडिक विंड। ये क्लासिफिकेशन को क्या करो, समझो, पीरियोडिक है, ठीक है। तीसरा होता है आपका टर्सरी विंड। कौन सी विंड बच्चों? टर्सरी विंड, या इसको लोकल विंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो हमें तीन तरह की विंड पढ़नी है। ये आपको एक बाहरी खाचा पता होना चाहिए, अन्यथा जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे संबंधित अगर आपने नियम नहीं निकाला तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाने की चांसेस होंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम समझेंगे। आज हम ये प्राइमरी विंड वाला बॉक्स को समझेंगे कि इसमें कौन कौन से नियम और कानून क्या होंगे, लगेंगे, ठीक है। तो हम सीधे मूव कर जा रहे हैं प्राइमरी विंड पे, प्रिवेलिंग या प्लेनेटरी विंड। प्राइमरी या प्रीवेलिंग या प्लेनेटरी, बात एक ही है, ठीक। अब ये विंड कौन कौन सी होती हैं बच्चों? ये जो प्राइमरी, प्रिवेलिंग और प्लेनेटरी विंड जो होती हैं, इसमें तीन तरह की विंड आती हैं। कितने तरह की विंड आती हैं बच्चों? ठीक। अब इसमें तीन तरह की कौन कौन सी विंड आती हैं? एक आती है आपकी ट्रेड विंड, एक आती है आपकी वेस्टर्लीज। इस बार यूपी एससी में क्वेश्चन इसी ट्रेड विंड और इसी वेस्टर्ली से आया था, एकमात्र ज्योग्राफी का, प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन, और कितने आसानी से सॉल्व हो रहा था हमारी क्लास से वो। कल भी क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली, ठीक है बच्चों। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, करें। ट्रेड विंड दो तरह की होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक। देखो हर विंड के अपने अपने इलाके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी विंड कहीं पे चले जाए। ये ट्रेड विंड जो है आपकी ट्रॉपिकल एरिया में चलती है। कौन से एरिया में? ट्रॉपिकल एरिया में। सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया था इक्वेटर के आसपास का 23rd हाफ नॉर्थ एंड 23rd हाफ साउथ जो है वह ट्रॉपिकल इलाका है, ठीक है। उस इलाके की ये विंड है। वेस्टर्ली जो है ये आपकी सब ट्रॉपिकल इलाका है, ठीक है। और ईस्टर्ली ये आपकी पोलार इलाके की है। पहले ये इलाके तो समझो, तभी क्या करोगे आप, विंड भी समझ पाओगे। तो इलाका समझने के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम को देखना पड़ेगा। जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे समझे, और जिसको आता है ऑलरेडी वो क्या करे, और चीजें, नई चीजें सीखने की कोशिश करे। ये बच्चों हमने इक्वेटर बनाया था, सुबह की क्लास में मैंने बताया था इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। और बच्चों ये इक्वेटर जो होती है ये पृथ्वी को दो इक्वल हाफ्स में बांटती है, यानी एक इमेजिनरी लाइन है जो दो हाफ में बांटेगी। इसके ऊपर वाला हाफ नॉर्थन हेमिस्फीयर है ये पूरा, और इसके नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है कि नहीं है। अब इसमें हम अगर देखें तो कुछ अक्षांशों की व्यवस्था इस तरीके से होती है। ये जो होता है 23.5, ठीक है, 23.5 ऊपर की तरफ है, यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो नॉर्थ लिख दिया, ठीक है। और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर में तो 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, एस लिख दिया हमने। तो ये जो इलाका है यहाँ पे सूरज भगवान की किरणों की महिमा सबसे ज्यादा होती है थ्रू आउट द ईयर। यहाँ चाहे हमारा गर्मी का सीजन हो चाहे जाड़े का सीजन हो, यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहेगी। क्यों? क्योंकि सूरज हमेशा यहाँ पे पड़ता रहेगा। अब रात क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है पृथ्वी एक ठोस गोला है, वो अपना घूम रही है। तो अभी ये वाला फेस आ गया तो इधर होगा,
12 घंटे बाद ये वाला फेस पीछे चले जाएगा, पीछे वाला फेस आगे आ जाएगा, तो वहां पे उजाला हो जाएगा। और अभी जो सूरज के फेस में ये पीछे चलेगी, कहाँ हो जाएगा, रात हो जाएगा। ऐसी होता है कि नहीं होता है? नहीं होता तो कुछ सेब या जो कुछ टमाटर हो, चाहे घर में कुछ भी बॉल बॉल हो ना, उसे अपने पास रख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या है। और इधर जला लो अपना मोबाइल। जैसे आप मोबाइल जलाओगे तो आपकी जो बॉल है या सेब है, उसके एक ही फेस पे तो प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। और जिस फेस पे प्रकाश पड़ रहा है उस पर चिन्हित कर देना, और फिर सेब को घुमा के ऐसे कर देना, तो तुम्हारा चिन्हित वाला अब अंधेरे में चले गया और पीछे वाला आगे आ गया। आगे की नहीं आ गया, ठीक है। और उस सेब के बीचों बीच में एक लकीर खींच देना, उसको मान लो इक्वेटर। तो यानी कि इक्वेटर पे क्या है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात बता दी कि नहीं बता दी मैंने, ठीक है। क्योंकि क्या है, 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में, तो 12 घंटे बाद सेम फेस एकदम पीछे होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो वैसे भी अगर आप मान लो, अगर आपको मौसम वाला समझ में नहीं आ रहा, तो इस मौसम की मैं अलग से क्लास लूंगा, लेकिन अभी मैंने थोड़ा आपको हिंट दे दिया कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। 100 बातों की एक बात कि ये वाला जोन 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ वाला जोन, ये हीट सरप्लस जोन कहलाता है। कैसा जोन कहलाता है, हीट सरप्लस, क्योंकि यहाँ पे और अक्षांशों की तुलना में और लैटिट्यूड की तुलना में हीट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सूरज भगवान हमेशा है। यहाँ पे स्लांट है, स्लांट मतलब जैसे आप मोबाइल लो और अपने हाथ एकदम सीधी जो है क्या करो, टॉर्च मारो, तो आपको दिख रहा होगा मोबाइल की टॉर्च सीधे अपने हाथ में पड़ रही है। अब क्या करो, अपने हाथ को थोड़ा सा तिरछा कर दो, या अपने हाथ को तिरछा नहीं कर पा रहे तो मोबाइल को थोड़ा तिरछा कर दो, तो आपको देखेगा कि सीधी लाइट तो कहीं और जा रही है, लेकिन तिरछी लाइट थोड़ा बहुत हमारे हाथ पे आ रही है। तो तिरछी लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी ना। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हमने हिला दिया, क्या सूरज और पृथ्वी भी ऐसे हिलते होंगे? नहीं, लेकिन सूरज भी, सॉरी, पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर जब चक्कर लगाती है, तो उस एक्सिस में भी 66.5 झुकी हुई है, ठीक है। जिसको मैं पूरे प्रयोग के साथ आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। उस दिन मैं भी बॉल लेके बैठूंगा, आप भी बॉल लेके बैठोगे, आप भी मोबाइल की टॉर्च ऑन करोगे, मैं भी टॉर्च ऑन करूंगा, पूरा मैं आपको एकदम एक्सपेरिमेंट, एक वैज्ञानिक की तरह समझाने की कोशिश करूंगा उस क्लास में कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको पता है कि सर ने हमें बता दिया 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ क्या है, आपका हीट सरप्लस जोन है। समझ में आया? और इसी जोन को हम ट्रॉपिकल जोन के नाम से भी जानते हैं। क्या मानते हैं? ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वाला जो जोन होता है, दूसरे वाले को अगर मैं रेखा खींचने की कोशिश करूं, तो इस तरीके से इसकी रेखा, वैसे मुझे काले पेन से खींचनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। अब ये वाला जो है आपको मैंने दिखाया है, ट्रॉपिकल के जस्ट ऊपर है कि नहीं है बच्चों? और ट्रॉपिकल के ऊपर है तो उसको मैं सब ट्रॉपिकल ही तो कहूंगा, ठीक है। सब ट्रॉपिकल ही तो बोलूंगा, से ऐसा लो। यानी कि ये वाला इलाका, यानी 23 से ऊपर और लगभग 45 और 35 तक, ठीक है, जो ये भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्लियर। तो ये जो जोन है आपका 35 के आसपास मान लो नॉर्थ, और 35 के आसपास मान लो ये, तो खाली ये वाला जो जोन है डॉट डॉट वाला, ये जोन जो है सब ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जोन को पहचान लिए। अब देखो बच्चा इसमें क्या गलती करता है, बच्चे ने देख लिया कि 35 नॉर्थ एंड 35 जो है साउथ वाला जो है आपका सब ट्रॉपिकल जोन है, और क्वेश्चन में ऐसा आया इक्वेटर से 0 डिग्री से 35 डिग्री तक का जोन सब ट्रॉपिकल होता है, तब तो गलत हो जाएगा ना। अरे सब ट्रॉपिकल 23 के बाद वाला है, आप याद करते समय क्या कर रहे हो, गलत चीज कर रहे हो। 35 तो उसका डिनोटेशन है, लेकिन अगर असलियत में देखें तो केवल इतना और इतना ही है, इतना और इतना ही है कि नहीं है? तो जीरो से क्यों करेंगे हम? क्योंकि जीरो से करेंगे तो ट्रॉपिकल भी काउंट हो जाएगा, तो ऐसी गलती मत करना। लेकिन हाँ, ट्रॉपिकल की शुरुआत ही जीरो से हुई है, तो हम कह सकते हैं 0 के 23 इधर और 23 इधर वाला। लेकिन सेम भाषा हम सब ट्रॉपिकल जोन के लिए नहीं कर सकते। सब ट्रॉपिकल जोन के लिए हमें भाषा यूज क्या करनी पड़ेगी कि ट्रॉपिकल जोन से ऊपर वाला, ठीक है, क्लियर। अब इसके ऊपर जो जोन होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये वाले जोन को और इस वाले जोन को पोलार जोन बोलते हैं। आप सभी को पता है क्योंकि ये पोल है, और पोलार से जस्ट नीचे वाला जोन क्या होगा, सब पोलार,
ठीक है, ये वाला जोन कौन सा हुआ, सब पोलर, और सब पोलर जनरली 66.5 से ऊपर, यानी 66.5 से ऊपर 70-75 जम जाएगा, और ये एग्जैक्ट 90 होता है पोल, ये एग्जैक्ट होता है 90। ठीक है, तो इस तरीके से जोन बनाना सीखो पहले, तब हवा बनाना अपना भी सीख जाओगे। यानी कि इस जोन से हम पीछे का कंपैरिजन करें बच्चों, तो हमें क्या पता चल रहा है, ट्रेड विंड, और ट्रेड विंड का इलाका मैंने क्या बताया, ट्रॉपिकल। यानी कि ट्रेड विंड कहां बह रही होंगी, अब सोचो, ट्रॉपिकल तो यहां से लेके यहीं तक है, इस इलाके में। पीछे देखो, वेस्टर्ली का इलाका क्या बताया मैंने, सब ट्रॉपिकल, यानी वेस्टर्ली यहाँ बहेंगी, इस इलाके में डॉट डॉट वाले इलाके में बहेंगी। फिर पीछे देखो ईस्टर्ली, ईस्टर्ली का मैंने पोलर बताया, यानी कि वो इस इलाके में बह रही होंगी, यानी वो इस इलाके में बह रही होंगी। तो इलाका जानना पहले सीखो, मेरे ख्याल से आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है ना, क्लियर। अब जो है एक डायग्राम और बनाते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी इक्वेटर हो गई, ठीक है, और हमारी ये 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे, यानी कि 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा, ट्रॉपिकल जोन। हो गया कि नहीं हो गया। हम क्या बनाना चाह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को बनाना चाह रहे हैं, इसका ट्रॉपिकल जोन है, यानी कि इसी के अंदर बनेगी। तो केवल हम इसी डायग्राम को अभी क्या करेंगे, देखेंगे। अब हमें पता चल गया कि इस जोन में ट्रेड विंड घूमती हैं, ठीक है, और वो ट्रेड विंड भी दो तरह की होती है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होती है। ठीक, अब हम इनको यहाँ पे बनाना सीखते हैं। ऑलरेडी हमने इससे पीछे वाली क्लास में ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, नहीं भी किया हो तो दोबारा करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हवा बहानी है, और हवा बहने के तो आपको नियम, थंब रूल पता ही है। क्या थंब रूल है, पहला, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर, और दूसरा, अगर वो नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो राइट हैंड डायरेक्शन में, और अगर साउथ हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, यानी उल्टे हाथ और सीधे हाथ, ऐसे समझना है हमें। ठीक है, तो पहले हम एक तरफ की बनाते हैं, नॉर्थ की बना लेते हैं। तो ये जीरो के ऊपर वाला नॉर्थ है, तो नॉर्थ में अगर हम बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। अब आप बोलोगे सर हमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर तो दे नहीं रखा है, तो मैं बोलूंगा आप बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो। अरे इक्वेटर है, इक्वेटर में सूरज भगवान की सबसे ज्यादा महिमा है, तो इक्वेटर से बड़ा लो प्रेशर तो कहीं हमें मिलेगा नहीं। यानी ये पॉइंट लो प्रेशर है और ये रिलेटिवली हाई प्रेशर है, हमेशा रिलेटिवली ही देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर। मैंने आपको बताया था, ऐसी अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है रिलेटिवली। अब आप बोलोगे सर अभी पिछले वाली क्लास में हाई प्रेशर तो आपने 35 के आसपास बताया था, कोई दिक्कत नहीं, आप रिलेटिवली देखो, वो भी है, वो और प्रचंड हाई प्रेशर है, लेकिन 0 और 23 में आपको 23 पे ज्यादा हाई प्रेशर मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे कम गर्म होगा, वहां पे सबसिडेंस है, और इक्वेटर पे ज्यादा है। ठीक है ना, क्लियर। तो नियम क्या बोलेगा हमारा, विंड चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, नॉर्थन हेमिस्फीयर में चलाने की कोशिश करते हैं, कलर बदल देता हूं, हाई प्रेशर ऊपर है, यानी ऊपर से नीचे ऐसे चलने जा रही है विंड। यानी अब आपका फेस, आप यहाँ पे खड़े हो और नीचे की तरफ देखो, मतलब आपका फेस लो प्रेशर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सीधे हाथ पे घूमना है, तो अगर आप इधर खड़े हो, आपका फेस इधर है, तो आपका सीधा हाथ किधर होगा, खड़े होके देखो, बाकायदा खड़े हो, तो मेरे ख्याल से आपका सीधा हाथ इधर की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि चुपचाप ऐसे ऐसे चला दो, ऐसे ऐसे चला दो, ऐसे ऐसे चला दो, ऐसे ऐसे चला दो। क्या आपने चलाई, और फिर इस वाली को मिटा देना, क्योंकि ये हमने क्या करी है, अपने दिमाग को बनाने के लिए करी थी। क्या मैं इसको मिटा देता हूं, बीच वाली को, यानी हमने जो पहला वाला खाली हमने क्या करा था, भाषा का ज्ञान के लिए करा था। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने भाषा का ज्ञान कराया है कि ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये पश्चिम, सॉरी ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, क्लियर। अब कोई विंड ये आ रही है, इस विंड को उठा के इसका पोस्टमार्टम करो। ये विंड क्या है, आप करके देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, विंड जहां से चल रही होती है
वह उसका नामकरण उसी के अनुसार होता है, जहां जारी होती है उसके अनुसार नहीं होता, हमेशा याद रखना। ठीक है, ज्योग्राफी में किसी भी हवा का नाम देना है तो जहां से वो उद्गम हो रही है उद्गम से होता है। ये इलाका कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट का है कि नहीं है, देखो, अरे भैया नॉर्थ ईस्ट यही तो होगा, उत्तरी पूर्व। तो यानी कि इस विंड का जो है नाम कहां से होगा, जहां से पैदा हुई है, यहां से। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो तुमने ऑलरेडी बना रखी है वही तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, और इसी को हमने नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कह दिया। सोचो, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आपने बना दी, कितना आसान है। एक्चुअली इससे पहले वाली क्लास में ही बना दी थी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। पीछे जाके देख लो, क्या पहली ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट थी, बन गई। मुस्कुराओ जहां पर बैठे हो कि कितनी आसानी से बन गई। अब हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बनाते हैं, हमें नहीं पता कैसी बनेगी। हमारा नियम क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी अब हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना था। इस वाले को हम मिटाएंगे, लेकिन दिशा के लिए हमने करा है। लेकिन ये सदर्न हेमिस्फीयर आ गया, जीरो से नीचे है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे। तो अगर आप नीचे खड़े हो, आपका मुंह ऊपर की तरफ है, तो आपका उल्टा हाथ मेरे ख्याल से कहाँ होगा, यहाँ होगा। होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि सारी विंड कैसे चलेंगी, ऐसे ऐसे। विंड यहीं से क्यों चल रही है, क्योंकि ये हाई प्रेशर है, कोई तुक्काबाजी नहीं है, यहीं से चल रही है। ये लो, ये लो, ये लो। मैं बियाली को मिटा दूं, जो हमने मानक ये मानी थी दिशा के बोध के लिए, मिटा दी। अब मुझे बताओ, इसको भी आप जो है पैमाने में रखो, रखो इसको पैमाने में। ये इस तरीके की है, यानी इसका उद्गम कहां से हो रहा है, इधर से। ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है। तो इसका उद्गम भी साउथ ईस्ट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बच्चों, ये तुमने बनाई है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ही तो है। सोचो कितना आसान है। समझ में आ गया तो वहीं पे ताली बजा दो या मुस्कुरा दो। कमेंट बॉक्स तो डिसेबल कर रखा है मैंने। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्या कर दी आपने, बनाना सीख लिया। अब आप सोचोगे कि सर इसके पास ट्रेड शब्द क्यों जोड़ा है, इसे नॉर्थ ईस्ट विंड क्यों नहीं बोला, साउथ ईस्ट विंड क्यों नहीं बोला। वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है। क्या है बच्चों, ऐतिहासिक घटना। ट्रेड का मतलब समझते हो, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार होता है कि नहीं होता। एक्चुअली में क्या हुआ करता था, ये तो प्राकृतिक घटना है ना, ये तो जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी से चल रही है, तभी से हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि सूरज भगवान अभी कल परसों आए थे, यानी हमारे जीवन से भी पहले आ गए थे। आ गए थे नहीं आ गए थे, वो बात अलग है। वैज्ञानिक ने अभी 200 300 400 साल पहले हार्डली ज्योग्राफी सब्जेक्ट ने पता करा कि ऐसे चलती है हवा। ठीक है, तो क्या होता था, आपका जो ये ट्रेडर्स होते थे, जो समुद्री व्यापारी हुआ करते थे, वो इन हवाओं का फायदा उठाते थे। समझ में आया? यानी जब भी उनको, मान लो कि यहाँ पे कोई कंट्री है और उनको इधर की तरफ जाना है, तो वो एक हवा का क्या करते थे, इंतजार करते थे। और वो हवा क्या करती थी, जब सोचो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रभावी हो जाएंगी, तो अगर कोई यहाँ पे जहाज खड़ा है तो उसको अपना भी यहाँ नहीं ले जाएंगे, यानी उनको क्या करना पड़ेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया। तो ट्रेडर्स इन भाषाओं को समझते थे। अब ये मत सोचना कि सर ट्रेडर्स क्या वैज्ञानिक थे, अरे वैज्ञानिक ना भी हो तो भी बहुत सारी चीजें अब हमारे पूर्वज समझते थे। विज्ञान तो अब आया ना। क्लियर। तो इस कारण इस इलाके की विंडो को ट्रेड के नाम से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड रखा, क्योंकि वो इन हवाओं का उपयोग करते थे। अब आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ से किसी को यहाँ आना होगा तो वो उल्टा होगा। बिल्कुल उल्टा होगा। नाव जाएगी लेकिन काफी मेहनत करने से जाएगी, और शिप को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वो तुम्हारी तरह आलसी नहीं होते थे। हाँ, लेकिन जब उन्हें इधर से इधर जाना होगा तो वो इंतजार करेंगे, और वो बहुत ही कम उसमें क्या करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। सिंपल सी चीज। सिंधबाद द सेलर था बहुत फेमस, वो हवाओं के विपरीत ही चलाता था अपनी। समझ में आया। उसका काम ही यही था कि सब तो हवा में चल रहे हैं, दिशा में मैं हवा के विपरीत चलूंगा। और बहुत महान भी रहा इंसान। उस पे कितने गाने और कितनी किताबें लिखी गई हैं। सिंधबाद द सेलर, रॉक ऑन मूवी देखी जो पहली वाली आई थी, उसमें इसका जिक्र कर रहा है। सिंधबाद द सेलर जब जहाज में गुजरा, मेरे यारो सुन लो सुन लो। समझ में आया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस दुनिया में। फिलहाल उस बात को छोड़ो, इस बात पे आओ। क्या आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रीटमेंट बनाना सीख गए? 2 बार सीख गए, सुबह भी सिखाया शाम भी सिखाया, बस सुबह मैंने इनका नामकरण नहीं करा।
अगर मैं नामकरण कर देता तो लेक्चर हो जाता टफ और आप कहती अरे ये क्या हो गया मैया मैया, तो अब कम से कम आप चिल्लाओगे नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम दूसरी विंड बनाने की कोशिश करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्ली। इनको वेस्टर्ली ही क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इलाका इनका सब ट्रॉपिकल। तो मैं इस डायग्राम में ना बना के अलग सा डायग्राम में बनाते हैं और फिर सबको कॉमन एक साथ कर देंगे। वैसे सुबह आपने कॉमन किया ही है। अभी इससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे ज्योग्राफी आपकी आगे बढ़ती जाएगी फिर आप इन नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का कमाल देखोगे। ठीक है, और ऐसे कमाल क्या है पेपर में पूछे जाते हैं। आज अब आप बेसिक पढ़ रहे हो, ठीक है, और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब नहीं मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं कि मुझे टैग डाल दो। सारे विषय पढ़ाता हूँ, सारे विषय का टीचर हूँ। अभी थोड़े दिन में देर में स्लाइड दिखाऊंगा, बैच की जब बात करूंगा आप देख लेना, सारे सब्जेक्ट आपको लगभग दिख जाएंगे। अब हम बनाना चाह रहे हैं कौन सा, वेस्टर्ली। तो सबसे पहले हमारा इक्वेटर बनेगा। इक्वेटर के बाद जो है हमारा ट्रॉपिकल जोन, और ट्रॉपिकल जोन के बाद वाला है सब ट्रॉपिकल जोन जो वेस्टर्ली का इलाका है। यानी कि दिस इज द इलाका ऑफ वेस्टर्ली। देख लेते हैं, अगर ये इक्वेटर है तो ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। और सुबह मैंने बताया था कि अगर ये हाई प्रेशर है तो ये क्या है सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, और ऊपर पोलर हाई तो है ही, वो तो सबसे ज्यादा ठंडा है, वो तो हाई प्रेशर रहेगा ही रहेगा। जब गर्म लो प्रेशर होता है तो उसका उल्टा कर दो ना, हाई प्रेशर बर्फ जमा रहती है वहां पे हमेशा जो है हवा नीचे सब्सिडाइज करेगी। तो इस तरीके से क्या होता है फिनोमिना होता है। हमें जिस इलाके में जाना है हम उस इलाके की बात करेंगे। हमारा इलाका है ये वाला, ठीक है। अगर हमें इस और इस इलाके के दो बिंदुओं के बीच में हवा चलानी है तो हमारा नियम वही रहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो चलाओ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर की तरफ मूव होगा। लेकिन ये कौन सा हेमिस्फेयर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवा क्या कहती है, कोरियोलिस फोर्स को सीधे हाथ की तरफ घुमाऊंगी। आप इधर की तरफ खड़े हो, आपका फेस इधर की तरफ है, तो आपका सीधा हाथ मेरे ख्याल से एकदम सही ऐसे होगा। तो यानी कि ये विंड कैसे चल रही होंगी, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आया। और जो हमने मानक मानी थी उसको मिटा दे रहा हूँ खाली दिशाओं के बोध के लिए, और वहां पे बनाना जरूर एक दिशाओं के बोध के लिए, ठीक है ना। प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मेंस में भी बनाना चाहो तो एक पेंसिल यूज कर लेना। वैसे मेंस तक तुम इतना एक्सपर्ट हो जाओगे कि तो तुम्हें बीच वाला डंडा खींचने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसे ही हम सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बनाए बच्चों, तो पहुंचे हम सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। ये वाला इलाका था, तो ये इलाका क्या था आपका, हाई प्रेशर। तो आपका हाई प्रेशर ये है, नीचे लो प्रेशर है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होगा। लेकिन ये कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण गोलार्ध। यहाँ पे उल्टे हाथ में यानी लेफ्ट हैंड की तरफ विंड घूमेगी। अगर आप ऊपर से यहाँ पे खड़े और लो प्रेशर की तरफ आपका फेस है तो आपका उल्टा हाथ कहाँ होगा। तो चल उधर की तरफ जाओ, अपने शरीर को मोड़ो, मैं भी मोड़ रहा हूँ। अगर मैं वहां पहुंचता हूँ तो मेरा उल्टा हाथ इस दिशा में पड़ेगा, यानी कि मेरा उल्टा हाथ इस दिशा में पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट जो है आप बना लीजिए, टॉय 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 टॉय, खत्म कहानी। और जो हमने सापेक्ष माना था उसको मिटा दीजिए। कुछ ऐसा आया कि नहीं आया। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका पोस्टमार्टम कर दो इस भाषा में। इस भाषा में मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में। उठा के लाऊं, इसको मैं उठा के यहाँ ला रहा हूँ, क्या ये ऐसे नहीं हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या ये ऐसे नहीं हो रही है। तो जैसे भी हो रही है, चाहे ऐसे करो ऐसे कर लो, जहां से उद्गम होता है वहीं से नामकरण होता है, ठीक है। और जहां से उद्गम होता है वहां से नामकरण होता है। तो उसका उद्गम कहाँ से, वेस्ट से, और वेस्ट से क्या शब्द आएगा, वेस्टर्ली। इसी कारण हम इनको वेस्टर्ली बोलते हैं। कितना आसान है सोचो ये। ठीक है, वेस्टर्ली बनाना सीख ली। अब हमारी इसके बाद कौन सी थी आपकी, ईस्टर्ली। पोलार में वेस्टर्ली की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। वेस्टर्ली की बहुत सारी विशेषता बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो सीखो।
नहीं तो फिर क्या होगा, एक ही चैप्टर इतना टफ हो जाएगा, आपको नफरत हो जाएगी ज्योग्राफी से। मैं आपको नफरत नहीं कराना चाहता किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है ना। अगर आपको नफरत सही में करनी है इस तैयारी में, तो मैं बताऊं, वन लाइनर से नफरत करना सीख लो। यानी कि कुछ भी चीज हम बिना कॉन्सेप्ट के, कम से कम 90% बिना कॉन्सेप्ट के याद नहीं करेंगे। हाँ, 10% ऐसी चीजें जहां पे क्या है कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम याद कर लेंगे, वो हम पहले से अपने आप को लिबरल बना के चल रहे हैं। लेकिन ये लिबरल ऐसा नहीं होगा कि केवल 10% आप कॉन्सेप्ट समझो, 90% रट्टाफिकेशन करो और सोचो उत्तर प्रदेश पीसीएस क्लियर हो जाए। माइंड प्लीज, मैं केवल यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ। मैं ना आर ओ का टीचर हूँ, मैं ट्रिपल एससी का टीचर हूँ, ना मैं लेखपाल का, ना एसआई का टीचर हूँ। मैं उन वन डे और वन लाइनर एग्जाम की बात नहीं कर रहा। मैं केवल और केवल उत्तर प्रदेश पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, जिसमें उप जिलाधिकारी जैसी क्या है प्रेस्टिजियस पोस्ट मिलती है। तो मेरी बातों को नेताओं की तरह तोड़ मरोड़ना मत। सिंपल सा लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ, मैं केवल और केवल यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, औरों की नहीं पता। और यूपी पीसीएस में एक बात हमेशा याद रखना कि अगर नफरत करनी है तो वन लाइनर से करो। समझ में आया? चीजों को समझो। अब आप खुद सोचो, स्पेशल क्लास वाले कुछ मेरी क्लासेस देख रहे होंगे, क्या ये हाई फाई क्लास है? आप क्या चाहते हो कि मैं ऐसा ना बनाऊं और मैं आपको सीधे रटवाऊं कि वेस्टर्ली यहाँ से होती है, वेस्टर्ली ये होती है, डोल्डरम ये होती है, साउदर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्ली बहुत फास्ट होती है क्योंकि वहां पानी बहुत ज्यादा होता है? या मैं करके दिखाऊं? सोचो। बस मैं करके दिखा रहा हूँ 3 साल से, इसीलिए एकमात्र टीचर हूँ जो ये भी करके दिखा रहा है कि बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, और एक गरीब से गरीब और एक एवरेज से एवरेज बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। समझ में आया? और ये मैं केवल ज्योग्राफी में नहीं बदला। आप सोच रहे हो कि ज्योग्राफी में तो सर डायग्राम का इसलिए आप बहुत कूद रहे हो ना। आप मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में आ जाना, मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में भी भारत का मैप से सिखाया है, ठीक है ना। क्लियर? इकोनॉमिक्स की क्लास में भी हम बोरे भरते हैं, टॉर्च की लाइट से पढ़ते हैं। समझ में आया? आप मेरी इन्वायरमेंट की क्लास में आ जाना, आप मेरी साइंस एंड टेक की क्लास में आ जाना, आप इंडियन पॉलिटी की क्लास में आ जाना, और तो और मेरी हिस्ट्री की क्लास में आ जाना। वहां पे भी रट्टाफिकेशन नहीं करवाऊंगा। समझ में आया? वहां पे भी कथा की तरह, कहानी की तरह कुछ ना कुछ करेंगे। तो यह क्लास अगर आपको हाई फाई लग रही है तो यार फिर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में अब टक्कर यूपीएससी वाले बच्चे दे रहे हैं, और उनको टक्कर करने के लिए, उनको पछाड़ने के लिए उन्हीं के बराबर हमें ज्ञान होना चाहिए, तब हम उनको पटकी मारेंगे। और जब ऐसी पटकी मारेंगे कि वो फिर क्या होगा, हम ही दिखेंगे मार्केट में। कल 24 तारीख है, हमारे जो सूरवीर बच्चे हैं कल ऐसे पटकी मारेंगे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन लोगों को लगेगा ट्रेंड चेंज हुआ है, जितने भी कूट आएंगे, कूट मतलब कोड वाले बच्चों को टफ लगेंगे, हमारे बच्चों को आराम से एलिमिनेशन से काम हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में। समझ में आया? तो इसी चीज लिए एक्चुअली में क्या है, इस प्लेटफॉर्म पे 90% बच्चा ट्रिपल एससी की तैयारी करता है, और वो गलती से मेरी क्लास में आ जाता है तो वो क्या कर देता है, अफवाह फैला देता है कि वहां बहुत हाई फाई पढ़ाई हो रही है। अरे हाई फाई पढ़ाई है तो हाई फाई पोस्ट भी तो है। उप जिलाधिकारी, 10 साल में प्रॉपर जिलाधिकारी बन जाएगा। उप जिलाधिकारी पता है ना आप लोगों को, केवल 10 साल में। और अगर तुम्हारी एज कम है और सही ठीक टाइम पे अगर आप उप जिलाधिकारी बन गए तो सीधे सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचोगे। तो इसलिए 1 साल भी बर्बाद मत करो, और अपना उत्तर प्रदेश का कैडर मिलेगा, राजा रहोगे राजा। ठीक है? तो उस राजा की तैयारी करने के लिए हमें यह चीज पढ़नी चाहिए, और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं यार। तुम हाई फाई कर दोगे मेरी क्लास को, ठीक है, तुम मत पढ़ो। कोई और बच्चा प्रॉपर यूपी पीसीएस का पढ़ के टॉप 10 में मार देगा। कुछ हाई फाई नहीं है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। ये इलाहाबाद लखनऊ में ये रिफॉर्म की जरूरत है कि भैया पुराने नोट्स को गोली मारो, और अब यूपी एससी लेवल का पढ़ाओ, तब जाके इलाहाबाद और लखनऊ का बच्चा सरवाइव करेगा, नहीं तो फिर एकदम बेकार है वहां मामला। ठीक है ना? और उसी मामले से सारे क्या है लोग पैदा हुए हैं। मैं इस मामले से नहीं हूं तो मुझे अच्छी तरह समझ में आता है। ठीक है? आप देख लो यूपीएससी में भी इतने क्वेश्चन आए हमारे, तो आप खुद समझ गए होंगे कि हमारा जो मामला है कितना खतरनाक मामला है। अब हम जो है पोलार स्टर्ली को बोलेंगे बनाने के लिए। तो पोलार स्टर्ली प्रकट हो, हमारा डायग्राम। हमारी इक्वेटर, 7:30 बजे क्लास है इकोनॉमिक्स की प्रॉपर। अभी भी समय है, सब्सक्रिप्शन ले लो, आ जाओ। इक्वेटर जीरो वाला, इक्वेटर के ऊपर
ये आपका, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन, ये आपका सब ट्रॉपिकल जोन। अभी तो इनके भी नामकरण करेंगे हम किसी क्लास में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, लेकिन वो करेंगे एक समय आने पे। और ये हो गया हमारा पूरा कौन सा, यहाँ से यहाँ तक सब पोलार और पोलार जोन, ठीक है, ये और ये, यहीं पे हमें चलाना है। हमें थंब रूल पता है कि ये तो पोलार हाई होता है तो ये तो 100% हाई प्रेशर है, ये तो 100% हाई प्रेशर है। और ये वाला जो है आपका जो जोन होता है सब पोलार लो जोन होता है, इसका नाम ही यही होता है, सब पोलार लो। लो क्या है, लो प्रेशर, यानी कि यहाँ पे क्या है लो प्रेशर, यहाँ पे क्या है लो प्रेशर। एसपी का मतलब सब पोलार, वैसे एसपी को मैं हटा भी दूं जिससे आप कंफ्यूजन ना हो, सुबह की क्लास में बता रखा है। अब पहले नॉर्थन हेमिस्फीयर में बना लें। चलो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनाए तो नियम क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर नीचे की तरफ आना था। अब आप ऊपर खड़े हो नीचे की तरफ देखो, लेकिन ये क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हवा राइट हैंड डायरेक्शन में घूमेगी। तो अगर आप ऊपर हो गए तो आपकी राइट हैंड डायरेक्शन कहाँ जाएगी, अगर आप सीधे हो तो हाथ इधर है तो उल्टे हो जाओगे तो इधर जाएगी नहीं जाएगी, यानी कि ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, तो सारी विंडो को ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। और जो हमने मानक माना था उसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, ऐसी हम बात करें हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इधर हाई प्रेशर ऊपर लो प्रेशर, तो हाई से लो ऐसे जाने चाहिए थी, लेकिन ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो विंड कैसे घूमेगी, सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ पे। लेफ्ट हैंड किधर है, आप तो सीधे ही बैठे हो तो लेफ्ट हैंड आपका मेरे ख्याल से इधर होगा। ठीक है, तो यानी सारी विंड कैसे बहेंगी, ऐसे 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 फटाफट बह जाएंगी। बह गई नहीं बह गई, से यस और नो। तो मानक जो माना था हमने उसको मिटा देते हैं। क्लियर, अब इसका फटाफट पोस्टमार्टम कर दो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस एक को मैं उठा के लेके आया, ये लो। तो ये कौन सी है, ईस्ट से बह रही है तो इनका नाम ईस्टर्ली रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये लो ईस्टर्लीस, ईस्टर्लीस। कितना आसान था। और ये पोलार रीजन की है तो इनके पोलार ईस्टर्ली भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, पोलार ईस्टर्ली, पोलार ईस्टर्ली। कितना आसान है सोचो, परमानेंट विंड पढ़ लिया आपने, ठीक है ना, वो बॉक्स खत्म, हंसी मजाक में। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने पढ़ा था क्या, ये वाला, यानी कि विंड में प्राइमरी विंड, प्रिवेलिंग विंड, प्लेनेटरी विंड, ये हमेशा चलती रहती है थ्रू आउट द ईयर। पहला पैटर्न आप समझे। अब कुछ पैटर्न सेकेंडरी विंड का भी होता है, कुछ टर्सरी विंड का भी होता है, जिनको हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी मैं अब कमेंट बॉक्स खोल रहा हूं, जिसको इस क्लास में समझ में नहीं आया वो मेरे को पूछ सकते हैं, मैंने ऑन कर दिया। बताओ, सबने तालियां वाह 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 लिखा है, बताओ किसको क्या समझ में नहीं आया। इनके गुण दोष, इनकी विशेषताएं, इनके चलने से क्या प्रभाव पड़ेगा, मौसम पे क्या होगा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप जो है इनको बनाना, इनका एरिया और इनका दिशा, इन सबका बोध करना सीखे। यू आर ग्रेट सर, सिलेक्शन लेना उसके बाद बोलना इंटरव्यू में यू आर ग्रेट, ठीक है ना, क्लियर। अभी मत बोलो, अभी बस आप समझो, ठीक है। अगर बोलना भी तो दूसरे बच्चे से बोलो कि एमकेएस लाइव। और पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, जितने ही बच्चे मेरे से पढ़ने आएंगे कृपया करके एमकेएस लाइव यूज करो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरे से नहीं पढ़ना है तो एमकेएस लाइव यूज मत करो। अब इसके बाद भी कहता है बच्चा सर किताबों से पढ़ूं मैं। अरे क्यों पढ़ रहा है भाई किताबों से, तो क्या इंटरप्रिटेशन करोगे किताब से, क्या नहीं करोगे, टीचर को क्या पता चलेगा। यहाँ पे टीचर सब कुछ करा, अब इसके आगे सारी किताबें फेल है। पढ़वाऊंगा किताब इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत से आगे कोई नहीं निकल सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा लक्ष्मीकांत का नाम रहेगा, ठीक है। तो वहां पे मैं बुक रीडिंग ही कराता हूँ, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बुक रीडिंग कराता हूँ। अब बच्चा सोच सर एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं क्या, ये सब आए, ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें, ये सब पता है जो 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 क्या कहते हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, उनके भाई बहन बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं, या जो मेरे सर्किल में जो रहते हैं, जो मेरे से 100% फॉलो अप करते हैं, वो बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जा रहे हैं। क्यों,
क्योंकि तमाम झमाम जो तुमने ये कहते हैं नियम कानून में समाज के जो बांट रखा है ना चीजों को, ये आपको और खींचती है। ये 2021 है, यहाँ पे 6 महीने की तैयारी में बच्चा टॉप कर देता है, और नहीं करने वाला 6 साल में भी नहीं करता। ट्रेडिशनल चीजें मत फॉलो करो, समझ में आया? ये तब होता था कि जब जो है टीचरों की कमी होती थी, बहुत चीजें होती थी कि हमें ये पढ़ो ये पढ़ो, बच्चा भी नहीं पढ़ना चाहता। अब तो पूरी डेमोक्रेटाइज हो गई है एजुकेशन, और अन अकेडमी का मेन मकसद भी क्या है? एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना। हम इतने कम फीस में आपको सबसे टॉप पढ़ाई दे रहे हैं, बस आप पढ़ने की क्षमता रखो। हाँ, जब हमें लगेगा कि एनसीईआरटी पढ़नी है तो हम आपको खुद बताएंगे कि वो चैप्टर पढ़ के आओ। अपने आप से कुछ चीजें पैदा मत करो कि ये नियम होता है एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। कोई नियम नहीं होता। नियम यह होता है कि हमारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस की सारी यूनिट हमें आनी चाहिए, ठीक है, रटी हुई नहीं, समझ वाली। और उसके बाद उन यूनिटों से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, हम उनको खुद सेल्फ एक्सरसाइज करेंगे, जिसको हम होमवर्क कहते हैं, और हमारे क्वेश्चन बनने चाहिए। और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे हम अपने टीचर से पूछेंगे, खत्म कहानी। सिलेक्शन ले लोगे पहले अटेम्प्ट में। क्लियर? और अगर ये उल्टा कर दिया आपने तो फिर पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। सर, सब ट्रॉपिक जोन को टेम्परेट जोन भी कह सकते हैं? बिल्कुल कहते हैं, कह नहीं सकते, कहते ही हैं। ठीक है, अभी मैंने ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ही याद करवा रहा हूं मैं, जानबूझ के। ठीक है, जब विशेषताएं पढ़ेंगे तो हम उसको और ज्यादा डिफाइन करेंगे। क्लियर? क्योंकि टेम्परेट तो दुनिया जानती है, सब ट्रॉपिकल में बच्चा घूम जाता है ये कौन सा जोन है। ठीक है बच्चों, सब समझ में आ रहा है? कुछ बैच कोर्स फरवरी से ही हमने ऑप्शनल तैयार करवा रखा था आपका, और कुछ 24 तारीख के बाद से तैयार करवाएंगे जितना रह गया होगा। इस समय जो है पवेट पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है। हिस्ट्री के 2-2 टीचर आ गए हैं आपके पास, फिलोसफी आ गई है आपके पास, सोशोलॉजी आ गई है। ठीक है, ज्योग्राफी के टीचर डिसकंटिन्यू है। तो इतने सारे टीचर आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, आप फायदा ले। और हमेशा याद रखना, खासकर जो मेरे से बच्चे जुड़ रहे हैं, इन सब बच्चों से 10 या 15 दिन बाद मैं आपके ऑप्शनल के बारे में पूछूंगा। और कोई भी बच्चा, मैं सोशोलॉजी पढ़ा रहा हूं इसलिए सोशोलॉजी ऑप्शनल नहीं लेगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है ना? 2022 वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, 10-15 दिन बाद मैं तुम्हारा इंटरेस्ट पूछूंगा, क्योंकि 10-15 दिन के बाद तक लगभग लगभग हर कोई सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ बेसिक आपको आ गई होंगी, और आपका पर्सनल इंटरेस्ट किसमें जग रहा है वह आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर? 15 दिन बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हर चीज का एक समय होता है। ठीक है, अभी तुम्हारे दूध के दांत निकले, तो इसलिए क्या करो, शांत बैठे रहो। क्या ये बात समझ में आई? और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप पॉवर्ड लो, आप हिस्ट्री लो, आप हिंदी लो, आप फिलोसफी लो, आप हिस्ट्री लो, लेकिन सोशोलॉजी क्या लो, सबसे लास्ट अपना रिजॉर्ट रखो। खुद सोचो, एक टीचर अपने ही सब्जेक्ट को सबसे लास्ट कह रहा है, बहुत सारे कारण हैं उसके, मैं तब आपसे डिस्कस भी करूंगा। ठीक है ना? ये गलत चीज है कि मुकेश कुमार सिंह सोशोलॉजी पढ़ा रहे हैं तब उनके पास सोशोलॉजी पढ़ने जाएंगे, गलत। आपके पास सबसे दिग्गज टीचर बैठे हुए हैं, समझ में आया? क्लियर? बहुत दिग्गज टीचर बैठे हुए हैं। तो भैया, जब दिग्गज बैठा है तो फिर एमकेएस की क्या जरूरत है? समझो चीजों को। क्या ये बात समझ में आई? अब आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस करेंगे 15 दिन बाद, डरने की बात नहीं है। लेकिन एक बार हिस्ट्री को भी एक नजरिया दो। ठीक है ना? बाकी जो इस बार बच्चे मेंस लिखेंगे तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा और क्या पता चलेगा, एक क्या कहते हैं, एक तरीके से ट्रेंड पता चलेगा, उसका जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? हमारा मकसद केवल और केवल यूपी पीसीएस निकालना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि मुकेश सर को सपोर्ट करना उनकी क्लास में आके, पहली बता रहा हूं। ठीक है, आई नीड योर सिलेक्शन, बस। मुझे उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना यारी, ना दोस्ती, ना वफादारी, ना कुछ। ठीक है, सिलेक्शन लो, चुपचाप गायब हो जाओ। मुझे ही मत बताओ कहाँ चलेगा, तुम्हारा नाम मैं पीडीएफ में पढ़ लूंगा बस। तुम्हारी जिंदगी अलग, हमारी जिंदगी अलग। ठीक है ना? क्लियर? ये रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हो यहाँ पे, प्रोफेशनल रहना है हमें।
ठीक। हाँ, जब कुछ भी नहीं होगा तो फिर मैं ढूंढूंगा तुम्हें सोशियोलॉजी में, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस समय सोशियोलॉजी से अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, तो प्लीज उन पे क्या करें आप विशेष ध्यान दें। ठीक है। आर ओ की बात करें तो आर ओ के सारे एक्सपर्ट टीचर बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये जो है अपना बैच 22 तारीख से इनका स्टार्ट हो गया है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हो प्रीलिम्स कम मेंस की, तो ये बैच कोर्स चालू हो गया है। अब बहुत सारे नए बच्चे देखते हैं कि सर बैच कोर्स है। बैच कोर्स का मतलब है जहाँ 2 या 2 से ज्यादा टीचर मिलकर पढ़ाए। बैच कोर्स का मतलब है कि एक अनअकैडमी आपको प्रपोज कर रही है कि हमने एक रेडीमेड बैच बनाया है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अनअकैडमी आपको बाध्य कर रही है कि जब अगर आप आओगे 27 अक्टूबर को तो आपको इसी बैच में बैठना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज को इंटरप्रिटेट गलत तरीके से करते हैं कि सर हमें तो उस बैच में डाल दिया, उस बैच में हम मजा ही नहीं आ रहा। कोई किसी को नहीं डाल रहा है, तुम्हारे हाथ में ऐप है, तुम किसी की भी क्लास में एंट्री कर सकते हो, तुम अपनी खुद की भी टीम बना सकते हो। क्या ये सब बच्चों को पता है ना? ठीक है, क्लियर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ठीक है बैच कोर्स में मुकेश सर आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट पढ़ाएंगे, इनसे पढ़ लेंगे, बाकी भी इन्हीं से पढ़ लेंगे, जब सारी चीजें ये पढ़ाते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं इनसे केवल एनवायरमेंट पढ़ना है। जैसे कुछ दिनों पहले एक बच्चा आया था, मैंने पूछा क्या पढ़ना चाहता है मेरे से, बोलता है करंट अफेयर। मैं कहा ठीक है, जिस बैच कोर्स में करंट अफेयर पढ़ाने आऊँ उसमें आ जाना। समझ में पूछता हूँ नहीं पूछता हूँ। कोई बच्चा कहता है हमें सर सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ठीक है बैच कोर्स को साइड में करो, मेरी इंडिविजुअली प्रोफाइल में आगे चले जाओ। क्योंकि जो भी बैच कोर्स है वो उनकी इंडिविजुअल प्रोफाइल में पहले है। जैसे मान लो अगर ये बैच कोर्स लगा साइंस एंड टेक, तो ये दीपेंद्र की प्रोफाइल में मिलेगा आपको, ये सूर्यवंशी सर की प्रोफाइल में मिलेगा। प्रोफाइल में से ही उठाए जाते हैं, लेकिन कौन सा बैच उठाएगा ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। समझ में आया? आप जो है सूर्यवंशी सर से पूछ सकते हैं कि वो क्या क्या पढ़ाते हैं। मे भी वो पूरा साइंस एंड टेक पढ़ाते हो, मे भी पूरा करंट अफेयर पढ़ाते हो, मे भी वो आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ाते हो। समझ में? मे भी दीपेंद्र साइंस एंड टेक के अलावा और भी चीज पढ़ाते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर। मे भी ओपी चौधरी अभी सोसाइटी लिखा है, कुछ दिनों बाद इनके बैच के आगे इकोनॉमिक्स लिखा हो सकता है, कुछ दिनों बाद आईआर लिखा रह सकता है। ठीक है। लेकिन एक बैच कोर्स में टीचर के 2 या 3 से ज्यादा बैच तो ही दिखाएंगे, नहीं तो क्या होगा फिर बैच कोर्स बन ही नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे आगे 2 लिखा रखा है, इनके 3 दिखा रखा है, इनके में 3 दिखा रखा है। सही है सुन लो। तो यानी बैच कोर्स जो बनाए जा रहे हैं बच्चों, वह उस समय बेस्ट जो अवेलेबल उनको ऑप्शंस लगा वो लगे, उन्होंने दिखा दिया। जैसे हम दुकानों में जाते हैं ना, एक रेडीमेड होता है ना, ठीक है, जो रेडीमेड पूरा बना हुआ सूट होता है जो भी कुछ होता है, और बाहर एक वो कहता है उस पे डाल दिया जाता है डमी पे। समझ में आया? अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दुकान में जाओगे तो वो डमी वाला ही लेके जाओगे, बताओ। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों करते हो? हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि डमी तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम चाहो तो तुम ऐसे का ऐसा ही पढ़ो कि जिसके जो सब्जेक्ट लगे आप वैसे वैसे पढ़ो। और आप चाहो तो भाई अपनी खुद की टीम बनाओ। स्पेशल क्लास आपको क्यों कराई जाती है? स्पेशल क्लास इसीलिए कराई जाती है कि आप प्लेटफॉर्म को भी समझे और टीचर को भी समझे कि हाँ ये टीचर हमें सही पढ़ा रहे हैं। फटाफट उनसे पूछ लो सर आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हो, ठीक है, उनकी उन क्लासों के डेमो ले लो, अगर तुम्हें लगता है अच्छा तो उनके पास भाग जाओ। समझ में आया? ये तरीका होता है। अब आज ऐसी बच्चा मेरे से पूछता है सर आप क्या पढ़ाते हो, तो मैं कहता हूँ मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, प्रीलिम्स के भी मेंस के। अच्छी लगी तो मेरे पास आ जाओ, नहीं हो तो कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ने आ जाओ। पढ़ो जरूर, इसलिए ये बैच कोर्स आपको दिखाए जाते हैं। समझ में आया? स्वतंत्र हो आप। एक और बैच कोर्स है जो इंग्लिश मीडियम का है, तो मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। दोनों बैच में देख लो, ऐसा नहीं कि मेरे पे इंग्लिश मीडियम का थप्पा लगा दो। अब इसमें मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट तो मैं यहीं पे दिख गए। बच्चे क्या, 2 ही तो बच्चे, साइंस एंड टेक। और कौन सा बचा बच्चों? साइंस एंड टेक बचा और इंडियन पॉलिटी बचा। 5 सब्जेक्ट तो आपको यहीं पे दिख गए। आप सोचो जो मैं बोल रहा हूँ ना, सातों के सातों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप खुद देखो। और किसी बैच कोर्स में साइंस एंड टेक भी दिख जाएगा, वो भी दिख जाएगा। लेकिन बैच कोर्स में एक टाइम पे वो ज्यादा कोर्स नहीं दिखा सकते, तो फिर बैच ही नहीं बनेगा ना, वो सिंगल टीचर का हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल टीचर नहीं पढ़ा रहा हो, सिंगल टीचर पढ़ा रहा होगा। मेरी प्रोफाइल में जाओ, सारे विषय पढ़ा रहा हूँ। ऐसे इनकी प्रोफाइल में जाओ, क्या पता इससे ज्यादा विषय पढ़ा रहे हो। सबके बारे में बता रहा हूँ मैं। क्या आपको समझ में आया? सिस्टम सिस्टम को समझना जरूरी है। स्पेशल क्लास में आप सोचते हो पढ़ाओ पढ़ाओ, ये बात क्यों कर रहे हो? स्पेशल क्लास पढ़ाने के लिए है ही नहीं, ये आपको बताने की क्लास है कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ऐसे चलता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम स्पेशल क्लास में भी क्या कर देते हैं, यह चीज बहुत जल्दी स्लाइड में ऐसे भगा देते हैं, हाँ भाई देख लो, हाँ भाई देख लो। बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा।
बच्चे ने एडमिशन ले लिया, 3-3 महीने तक भटक रहा है, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर बच्चा स्पेशल क्लास में पढ़ने के लिए आया तो फिर बच्चा सबसे बड़ा बेवकूफ है, जब अनअकैडमी खुद ही कह रही कि स्पेशल क्लास इज लाइक ए डेमो क्लास। क्या मेरी बात समझ में आई? तो स्पेशल क्लास में आपको पूछना चाहिए कि सर हम आएंगे तो कब कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इसकी बात कोई करता ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं, हम सोचते हैं कि स्पेशल क्लास में भी आपको ज्ञान दे जाए। क्या दे जाएंगे भैया 1 घंटे के ज्ञान में, जब हमें 20 मिनट जो है ये समझाना पड़ेगा। समझो इस चीज को, ठीक है ना? क्लियर? अब आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है खासकर स्पेशल वालों से? फिर उसके बाद जो है अगला कंफ्यूजन बच्चों का रहता है कि सर हम जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कितने महीने का लें? तो मैं कहता हूं आपका क्या प्लानिंग है, अपनी प्लानिंग को समझो कि आपको कौन सा एग्जाम निकालना है। आप एसआई वाले हो, आरओ वाले हो, लोअर वाले हो, पीईटी वाले हो, जो भी हो, तो उस संबंधित टीचर से पूछो कि सर मुझे मिनिमम कितने से कितना लेना चाहिए। कैसे पूछोगे? फोन पे नहीं, उसकी स्पेशल क्लास में आके कमेंट पे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपर सबऑर्डिनेट पढ़ाता हूं, तो इसमें कोई बच्चा बोलेगा, मैं बोलूंगा मिनिमम 365 डेज, यानी मिनिमम 1 ईयर। तो आपको पता चल गया ना कि 1 साल का लेना ही है। अब आपके ऊपर है, मिनिमम आपकी घड़ी होनी चाहिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने की। हो सकता है आप 2 साल का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सोने पे और सुहागा हो जाएगा। और 1 साल और 2 साल के फीस में ज्यादा अंतर भी नहीं है, ठीक है ना? क्लियर? उसमें आपका ऑप्शनल कोर्स भी होगा, सब कुछ होगा। तो आप जो है 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लें, सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया तो 24 महीने का ही पड़ रहा है, किफायती पड़ रहा है। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा, 12 महीने का लो। फिर आप 12 महीने का, जब 12 महीने खत्म हो जाएंगे तो लोगे, तो आपके ऊपर है, एक्स्ट्रा जो भी दे रहे हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं केवल अगर आप मेरी क्लास में आना चाह रहे हैं तो केवल इन्हीं को देखें और किसी मंथ को ना देखें। और अगर आप किसी और मंथ को देख रहे हो तो आप ही नुकसान में रहोगे। क्यों? क्योंकि भैया इसमें टाइम लगता है, और फिर आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाओगे तो देख लेना, जोड़ के आप एक्स्ट्रा कम से कम 7 से 8 हजार रुपए दे रहे होंगे। क्या आपको समझ में आया? और इसमें भी आपकी ईएमआई बन जाती है। अब पूछो, अब इसमें क्या है, 10% डिस्काउंट मिलता है। अगर आपको मेरे से पढ़ना है या मेरे को अपना मेंटर बनाना है तो MKS लाइव रेफरल कोड यूज करना है। मेरे को अपना मेंटर नहीं बनाना है तो 50 टीचर और हैं, एक कम हो गया मैं तो 49 बचे, 49 में से किसी का यूज करो। कोई भी आपको सेल पर्सन या कोई भी आपको फोन करके बोलता है कि नहीं उस टीचर का रेफरल कोड यूज मत करो, गलत बोलता है, उल्टा उसको हड़काओ। क्यों नहीं करे भैया उस टीचर का? आपको गुरुजन से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो आप अपनी मॉरल जिम्मेदारी गुरु को दोगे कि किसको दोगे? अब आप सोचो कि अगर आपको किसी भी टीचर की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है तो फिर आई क्यों रहे हो प्लस में? नहीं समझ में आया? कुछ ऐसे भी होते हैं महान लोग कि सर हमें किसी का रेफरल कोड पसंद नहीं है। अरे भैया रेफरल कोड पसंद नहीं, यानी तुम किसी टीचर को पसंद ही नहीं करते तो फिर आई क्यों रहे हो? पढ़ाएंगे तो वो 85, लॉजिक समझो। और सबके में 10% डिस्काउंट मिलता है। तो आप सोचोगे फिर रेफरल कोड बनाया क्यों? रेफरल कोड इसलिए बनाया कि भैया आप किस टीचर को अपनी वो देना चाह रहे हो, जिम्मेदारी। आप किस टीचर को अपना मेंटर बनाना चाह रहे हो, दैट्स इट। उसके अलावा क्लास से कोई मतलब, क्लास आप किसी की भी कर सकते हो। समझ में आया? क्लास में करने में कोई किसी को भी मनाही नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो ऐसे ही आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल में समझा सकते हो किसी को कि एक्चुअली में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है क्या चीज। इसीलिए स्पेशल क्लास कराई जाती है। स्पेशल क्लास किसी कोर्स को पूरा कराने के लिए नहीं कराती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोगों ने इसको स्पेशल क्लास को 2-2 3-3 महीने तक स्पेशल क्लास ही कर रहे हैं कुछ लोग, और वो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है। 24 तारीख को कल पेपर, आप देख लेना। आपको अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म में आना ही पड़ेगा अगर आपको सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी है। अब जो भी आपकी कैटेगरी हो, सारी कैटेगरी के टीचर यूपी पीसीएस से लेके SSSC बीईओ सब प्लस की कैटेगरी में है। जो टीचर है उसके पास जाओ, पढ़ो, अपना बोलो। काय की राजनीति कर रहे हो बिना बातें? जब एक बार सिलेक्शन हो गया ना तो सोचोगे सर कि यार हम महीने के 1200 रुपए तो बड़े प्यार से दे सकते थे। सर हम महीने के, सॉरी ये 12,240 है, तो महीने के कितने रुपए बने आप देख लेना, ठीक है, भाग लगा दो। ठीक, तो आप बोलोगे सर इतना तो, इससे ज्यादा फीस तो हमारे हाई स्कूल इंटर की बच्चों की होती है, हम दे सकते थे। और एक बात और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको, अनअकैडमी ने इतने सिलेक्शन कराए और आगे भी हम कराएंगे। हम सक्षम है सिलेक्शन कराने में। लेकिन जब सिलेक्शन होगा, जब अखबार में आप देखोगे अनअकैडमी के इतने बच्चे निकल गए, तो आप ही से आपके माता पिता या आपका दोस्त भी पूछेगा कि भाई तू भी तो अनअकैडमी में था, तेरा क्या हुआ? तब आप उनको क्या बोलोगे? मैं स्पेशल क्लास में था, मैं फ्री में पढ़ता था, मैं चालाक ज्यादा था, है ये बोलोगे?
तो वो बोलेगा अच्छा यार बड़ा बढ़िया काम करा तुमने, तो वही टीचर सेम जब स्पेशल पढ़ाने आता था, तू पढ़ने आता था, फिर वो पूछेगा बेटा जरा ये भी तो बता वहां की फीस बहुत ज्यादा होती थी, तूने ऐसा क्यों किया? तो बोलोगे सर हमने मम्मी 7,000 और 8,000 की फीस के लिए करा। घुमा घुमा के मारेंगी तुम्हें, नहीं समझ रहे? 24 महीने की बोलेंगे तू मेरे से ले लेता भैया, प्लस में क्यों नहीं किया? मैं हकीकत बता रहा हूं आपको जमाने की। क्या ये बात समझ में आ रहा है? आप तोल के देख लो, आप सरकारी स्कूल में बीए भी पढ़ रहे हो ना, तो वहां पे भी ज्यादा फीस दे रहे हो, और ये अफोर्डेबल है, बिल्कुल अफोर्डेबल है। और अगर ये अफोर्डेबल नहीं लग रही तो अनअकैडमी इतनी स्कॉलरशिप टेस्ट कराता है, वहां पे जाओ आपकी फीस माफ हो जाएगी 100%। हम आपको सारे साधन दे रहे हैं, हम एक गरीब से गरीब बच्चे को तक को पढ़ाने का जज्बा रखते हैं। आप टेस्ट सीरीज की स्कॉलरशिप से आइए, आप फ्री में पढ़िए। अनअकैडमी में 2020 इतने सारे क्विज होते हैं, लोग अपने पैसे भुना लेते हैं। 2-2 हजार रुपए कोई वाउचर जीत रहा है, कोई 3,000 का वाउचर जीत रहा है। तो ये सारी सुविधाएं पढ़ने वाले बच्चे के लिए, ये नहीं कोई चलता फिरता आया और वो जो है सोचे कि मुझे दे दो। अगर आप में है जज्बा, आप अच्छा प्रदर्शन करिए, हम आपके साथ हैं। पर ऐसा ना करिए कि हमने जो है वो चुन लिया माध्यम कि सेम टीचर स्पेशल क्लास में आएगा तब हम उनसे पढ़ लेंगे। ये माध्यम आपका गलत है, और ऐसा हो रहा है 6-7 महीने से, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये गलत चीज है। समझ में आया? क्योंकि इसमें आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस भी बहुत लंबी है, और हार्डली आपका 10% सिलेबस खत्म हो रहा है, आप 90% सिलेबस से दूर हो रहे हैं। अभिषेक गुड आफ्टरनून, कल पीसीएस का पेपर है, थोड़ा हेल्प चाहिए डिटेल के लिए कि प्री में 2 शिफ्ट के पेपर हैं, टोटल दोनों में कितना कितना क्या लिखा है उन्होंने, कितना लाना होता है प्री निकालने के लिए। ऐसा कोई अभिषेक भाई कोई थंब रूल नहीं है, बस ये है कि जो तुम्हारा सेकंड वाला पेपर है सी सेट, उसमें पासिंग मार्क 33% आपको लेके आने हैं, तभी आपकी पेपर 1 वाली कॉपी जीएस की चेक होगी। ठीक है ना? उसके ऊपर तुम जितने भी ले आओ, और रही जीएस 1 की, उसी पे आधार पे क्या होगी, मेरिट होगी। ठीक है ना? यानी दूसरे के खाली पासिंग मार्क्स से नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। यानी आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ केवल पेपर 1 से क्या होगी, निर्धारित होगी। और पिछले साल की कट ऑफ तो भैया यूट्यूब पे पढ़ी है और गूगल में पढ़ी है, आप वहीं से देखो, मेरे मुंह से मत निकलवाओ। मेरा कट ऑफ पे कोई विचार नहीं है, मेरा यह विचार है कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है आप अपना बेस्ट दें, कट ऑफ के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि इतना परसेंट है इतना परसेंट है। आप खुद सोचो ना अभिषेक भाई, जो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप छोड़ दोगे उस क्वेश्चन को? नहीं छोड़ोगे ना। तो जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं आप बनाओ, फिर उसके बाद दूसरा राउंड लगाओ कि एलिमिनेशन के बाद भी तो आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे, आप उनको करो। तो छोड़ के कोई नहीं आता, बल्कि लालच में एक्स्ट्रा मार देते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है कैलकुलेटेड लालच लेना। समझ में आया? और इसी के लिए हमने टेस्ट सीरीज कराई थी अनअकैडमी पे, 30 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट कराए थे, 150 क्वेश्चन होंगे। तो उससे सभी बच्चों को अपना अपना लेवल पता चल गया होगा, और जो मेरे को फॉलो करे सारे सब्जेक्ट में, उनको तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। 24 तारीख को 150 में से 130 प्लस क्वेश्चन उनको दिखेंगे नोट से। और 26 तारीख को मैं वीडियो लेके भी आऊंगा कि भैया कितने मेरे नोट से क्वेश्चन आए, जैसे हर साल लाता था। हमारा अभी तक का रिकॉर्ड 129 क्वेश्चन आउट ऑफ 150, 130 आउट ऑफ 150, 130 आउट ऑफ 150। ये पिछले 2018, 2019 और 2020 का रिकॉर्ड है। और 2021 में क्या होता है ये कल 24 तारीख बताएगी। समझ में आया? क्लियर? सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो इसलिए ऐसा रिकॉर्ड रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी भी अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज आपको सब मैंने बता दिया। ये आप यूपी और बिहार की भी एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, यहाँ पे भी एमकेएस लाइव यूज कर सकते हो क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ इस कैटेगरी में। ठीक है? एमकेएस लाइव लिखा है ये, और ये अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है यूपी पीसीएस वालों के लिए, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ये अनअकैडमी का SSSC वाला चैनल है। ठीक है? और ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। कोई पर्सनल मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कोई मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप नहीं। जिसको बात करनी है अनअकैडमी की क्लास में ही बात करें, और आप भी ऐसी ग्रुपबाजियों से दूर रहें। सिलेक्शन लेने आओ, सिलेक्शन लो। इतने सस्ते वे में आप किसी को भी अपना फोन नंबर दे देते हो, है? कोई आप में से इतना सस्ता इंसान नहीं है। ठीक है ना? अपनी एक डिग्निटी रखो। ठीक है? पढ़ने आयो, पढ़ने जाओ। कोई यहाँ पे आपने वो नहीं कर लिए कि अनअकैडमी में एडमिशन ले लिया तो फिर टीचरों से बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इतने में तुम पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? और जिसको भी नोट्स देना होगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में दे। हम क्यों बाहर के नोट्स मिले? क्या पता वो ऑथेंटिक ना हो, कुछ गलत हो जाए उसमें, कौन होगा?
तब अनअकैडमी तो यही कहेगी ना कि हमने तो ऐसे नोट नहीं दिए। तुम क्या बोलोगे, हमने उनके व्हाट्सएप ग्रुप से लिए थे। साफ साफ लिख रखा अनअकैडमी ने, अनअकैडमी डज नॉट इंटरटेन एनी व्हाट्सएप ग्रुप और एनी टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, पर्सनल टेलीग्राम एंड पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ एनी टीचर, और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है, ठीक है ना। तो प्लीज इन बाजियों में मत पड़ो, प्रॉपर यूपीपीसीएस की तैयारी करो और सिलेक्शन लो और जाओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। 7:30 बजे हमारी इकोनॉमिक्स क्लास।